आदरणीय प्रोफेसर हितेन पटेल सर। धन्यवाद मुझे इस तरह के एक सुंदर आयोजन में शामिल करने के लिए। प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी ने बहुत सुंदर गांधीवादी आदर्श और गांधी की भूमिका पर जो कुछ कहा, वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में ही नहीं कहा, बल्कि एक मार्गनिर्देशक की तरह पूरी बात को इस तरह से सामने रखा जिससे कि हम लोगों को बातचीत में थोड़ी सुविधा हो। और ये जो दौर है उसमें एक तरह से हम इतिहास की पूरी प्रक्रिया का और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ का एक पुनर्मूल्यांकन भी कर रहे हैं। और इस कारण से जो हमारे मित्र ने कहा कि हर युग में कई तरह की चीजें होती हैं, पर्सनैलिटीज होती हैं, कुछ मूल्य होते हैं, और वो जो युग होता है, वो जो संदर्भ होता है, वही चीजों को समझने में सहायक होता है। हम लोग इतिहासकार हैं तो इसलिए हैं क्योंकि हम लोग उस संदर्भ को हमेशा महत्वपूर्ण मानते हैं। और वरना तो सभी लोग अपने अतीत की बात कर सकते हैं, अपने तरीके से अतीत को देख सकते हैं, लेकिन इतिहासकार को संदर्भ और तथ्यों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और इसलिए हम लोग हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में व्यक्ति और उसके मूल्य को उस युग के संदर्भ में इस तरह से रखना चाहते हैं कि हमारे लिए ऐतिहासिक शक्तियां जो हैं उस वक्त जो ऑपरेशनल हैं वो सहज रूप में उपलब्ध हो सके, समझ सके। मैं जब डॉक्टर त्रिपाठी को सुन रहा था तो मुझे अमृतलाल नागर याद आ रहे थे। अमृतलाल नागर ने एक अद्भुत बात कही है और उन्होंने कहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय चेतना का उद्भव हुआ था और विकास हुआ था वो 1942 तक ही रहा, उसके बाद उसका बिखराव हो गया। और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी है और मैं डॉक्टर त्रिपाठी की उस बात के से सहमत हूं कि 1942 जो है वो डिफाइनिंग मोमेंट है। और वो डिफाइनिंग मोमेंट कई कारणों से, हम लोग हमेशा जब उत्तर औपनिवेशिक भारत की बात करते हैं तो 47 को पॉइंट मानते हैं, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि 42 के बाद, 1942 के बाद जो एक युग शुरू हुआ वो गुणात्मक रूप में अपने पहले के समय से भिन्न है। कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि भारत का स्वाधीनता आंदोलन 1942 में ही खत्म हो गया है, उसके बाद तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है और उसका एक प्रोसेस रहा। लेकिन मैं इसमें पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाता हूं क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ से गए तो उसके क्यों गए, तो उसकी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। और एक समय आ गया है कि हम लोग देखें कि ये जाने की जो प्रक्रिया है उसके कितने कॉम्प्लिकेशंस, उसका नेशनल मूवमेंट से क्या संबंध है और वर्गीय हितों के साधने का कितना संबंध है। मुझे ये बात बार बार इंपॉर्टेंट लगती है। हमारे मित्र ने कहा कि गांधी युग शुरू हुआ 1915 में। मैं थोड़ा सा उसको क्वालिफाई करना चाहूंगा अपने आधार, अपने विश्लेषण में। गांधी युग 1920 में शुरू होता है और एक अर्थ में 1935 में या 35 से उसका एक बिखराव शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जो मूल्य हैं वो मूल्य कमजोर पड़ने लगे। गांधी सचमुच संत थे और गांधी की दृष्टि, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वगैरह की बातें जो कही गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एक सब समय महत्व बना रहेगा, वो अलग कहानी है। लेकिन जिस कहानी को मैं आपके सामने इतिहास के छात्र के रूप में रखना चाहूंगा वो कहानी थोड़ी अलग है। और वो इसलिए मुझे कहनी पड़ेगी क्योंकि पूरी हिस्ट्री जो है उसमें कई चीजों का ख्याल नहीं रखा गया है। जैसे कि गांधी 1935 से 1942 तक की जो गांधी की यात्रा है वो उस समय की राजनीति के साथ कैसे रूपांतरित हो रही है, मूल्य की बात मैं नहीं कर रहा। पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो गांधी के ऊपर किस तरह का पड़ रहा है
और गांधी के राजनीतिक प्रभाव का क्षरण जो है वो जो कमजोर होता जा रहा है, वो 42 में आकर के इस रूप में आ गया कि गांधी ने जो कहा, भारतीय जनता ने जो समझा और जो हुआ, इसके बीच में सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती। और यही वो बात है जिसके कारण 1942 को समझना आज भी भारत की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपनी उस चर्चा में आता हूं जिसमें कि मुख्य बिंदु ये है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास को कैसे समझा जाए। 1945 से 47 के बीच में जो हुआ वो कहानी मैं नहीं लाना चाहता, लेकिन 1939 से 42 के बीच में जो हुआ उसको मैं यहां दोहराना जरूरी समझता हूं, क्योंकि रेटोरिकल होने से नहीं होगा। 1942 की कहानी क्या कहानी है वो, उसको मैं दोहराना चाहता हूं। मैंने अभी पहले कहा कि गांधी 1935 के बाद जिस रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं उनमें एक राष्ट्रीय मूल्य जो उन्होंने बनाया, बिल्कुल सही कहा गया, राष्ट्रीय मूल्य बनाया उन्होंने सत्याग्रह को, लेकिन जनता के बीच में जो आक्रोश पैदा हो रहा था उसको राजनीतिक क्षितिज पर चैनलाइज करने का जो दायित्व कांग्रेस के ऊपर आया था, उसमें हम लोगों को इस विश्लेषण को कैसे रखना पड़ेगा। आपको याद होगा कि 36 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर, और वो जो उससे नया इतिहास शुरू होता है। 1935 और 1936 में कांग्रेस ने एक नए तरीके से काम करने की शुरुआत की, और वही जो डिफाइनिंग मोमेंट सिद्ध हुआ, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति बदली। इसको समझने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की मेंबरशिप कैसे बदली है। 1934 के बाद कांग्रेस की मेंबरशिप थी 4,57,000 के करीब कांग्रेस के मेंबर थे, और 1940 में ये 60 लाख इनकी मेंबरशिप हो गई। ये जो 4-4.5 से 60 लाख हुई, इसके क्या कारण थे? इसके कई कारण थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों के बीच में बहुत अधिक उत्साह पैदा हो गया, किसान जग उठे, श्रमिकों के बीच में भी आंदोलन होने लगे, और कांग्रेस की जो नीतियां थी वो नीतियां अधिक आक्रामक होती चली गई, और वो अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अब सही मायनों में जनता की भागीदारी के साथ आगे बढ़ने लगे। तो ये जो 36 से 39 के बीच में जो प्रक्रिया चली, उसमें दो धाराएं पैदा हो गई, और एक धारा जिसका नेतृत्व गांधी के अनुयायी कर रहे थे, वो एक खास तरीके से डायलॉग करके चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ हम संबंध बनाएं और अंग्रेजों को समझाने की कोशिश करें कि वो हमारी बात को समझें, हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो हमको दें, और धीरे धीरे हम पॉलिटिकली भारत को आगे ले जा सकें। लेकिन दूसरी धारा थी जिस धारा का संबंध सुभाष चंद्र बोस और समाजवादियों से अधिक है। उन लोगों का यह मानना था कि ये अंग्रेज जो हैं ये मानने वाले नहीं हैं। ये इसलिए नहीं मानने वाले हैं कि इनके ऊपर दबाव ही काम कर सकता। हमारा इतिहास ये बताता है कि हमारे पहले के दोनों जो आंदोलन हुए हैं वे दोनों सफल नहीं हुए। इसका कारण यह है कि अंग्रेज हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। खास करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जिस तरह से दमन हुआ है, वो दमन अभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं हुआ है ठीक से, और वो इस तरह से दमन किया था, इतनी बर्बर तरीके से दमन किया गया है था कि उनको लगता था कि अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ दबाव की भाषा समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने आंदोलन को तेज करना चाहा, और ये सुभाष चंद्र बोस की नीति थी कि हम लोगों को साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट होकर के जनता के साथ लड़ने की जरूरत है। और आप जानते हैं 39 में क्या हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत खास बात करने की कोशिश की कि जो कांग्रेस की पॉलिसी है और जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसके बीच में एक गैप हो गया है। पॉलिसीज जो हैं वो सही है, लेकिन नेतृत्व उन पॉलिसीज को लेकर के लड़ने के लिए जनता के बीच जाने के लिए तैयार नहीं है। अब यही वो मोमेंट है
जहां से कि गांधी की संपूर्ण महानता को स्वीकार करते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि उनकी राजनीति में एक खास किस्म का तनाव पैदा होता है। और सुभाष बोस का कांग्रेस से निष्कासन जो है वो उस राजनीति का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में हम जितनी कम बातचीत करें उतना अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। और मैं ये नहीं मानता हूं कि गांधी जो है सुभाष को पसंद नहीं करते थे या सुभाष गांधी को पसंद नहीं करते, ये मामला वैसा नहीं है। एक जो गांधी कर रहे थे तमाम अपनी महानता के से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो है कि वो एक पूरे राष्ट्र को राजनैतिक रूप से तैयार कर रहे थे। और 1939 में जब ये मोमेंट आया कि जब हमको जनता के बीच में जाकर के लड़ाई करनी पड़ेगी अपनी स्वाधीनता के लिए, तो उस समय गांधी तो कम, लेकिन गांधी के जो साथी थे वो आंदोलन करना नहीं चाहते थे, जिसमें मैं जो पूरा उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप था वो तो है ही है, साथ साथ मैं जीडी बिरला को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा। जीडी बिरला या भारत के जो पूंजीपति थे और जो नेतृत्व था वो अंग्रेजों से उस वक्त लड़ना नहीं चाहता था। और इसका एक कारण भी था। एक कारण ये था कि उस वक्त यूरोप में युद्ध के रेजोनेंसेस होने लगे थे। एक युद्ध शुरू होगा और उस युद्ध के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं। और सुभाष बोस कहते थे, उनके पास संभवतः ये एक संकेत था या उनको ये जानकारी थी कि हम लोग जो है एक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 महीने, वो कहा भी था उन्होंने कि 6 महीने में हम लोग एक ऐसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जिस युद्ध के बाद अंग्रेजों का पूरा अटेंशन जो है, पूरा ध्यान जो है वो यूरोप पे रहेगा और यही हमारा मौका होगा। इसी समय हमको अपनी आजादी के लिए लड़ने की जरूरत है और हमको जमीनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लोगों को आंदोलन में लाना पड़ेगा। तो ये वो लाइन है जिसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। 1939 में जब सितंबर में ये अंग्रेजों ने कांग्रेस को ये चुनौती दी कि या तो हमारी बात मान लो और या फिर लड़ो, हम तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। कांग्रेस से पूछे बिना उन्होंने युद्ध में भारत की शामिल होने की घोषणा कर दी। अब जो कांग्रेस की सरकारें थी उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, या तो अपमान का घूंट पी करके रह जाएं या फिर इस्तीफा दें। उन्होंने इस्तीफा देना स्वीकार किया और उस समय बार बार ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस को आंदोलन शुरू करना चाहिए, जनता के बीच जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू करना चाहिए। और इसी बात की मांग सुभाष चंद्र बोस लगातार कर रहे थे, उसके पहले भी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने जोरदार तरीके से एक अखबार निकाला था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, और उसके संपादकीय को आप पढ़िए तो उसमें ये साफ पता चलता है कि वो कह रहे हैं कि गांधी बहुत महान है, लेकिन ये समय है हमारे लिए आंदोलन में उतरने का, और आंदोलन में उतरे बिना हमारा काम नहीं होगा, अंग्रेज यहां से नहीं जाएंगे। ये जो 39 की कहानी शुरू होती है वो 40 में जाकर के थोड़ी बदल जाती है। 40 में क्या होता है कि एक ऑफर है जिसको कि हम लोग अंग्रेजों की तरफ से एक बढ़िया ऑफर मान सकते हैं। वो लोग अपनी तरफ से कह रहे थे कि हमने एक ऑफर दिया है आपको कि हम लोग जो है वो एक कमेटी बनाते हैं, सारी सरकार आप ही की होगी, आप ही के मेंबर्स होंगे, भारतीय मेंबर होंगे, आपकी गवर्नमेंट होगी और आप जो है वो सरकार चलाइए। लेकिन जो एक बड़ी मांग थी भारतीय नेतृत्व की कि संविधान हम बनाएंगे और डिफेंस पर भी हमारा नियंत्रण होगा। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं, ये नहीं होगा, संविधान आप बनाएंगे जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद आप संविधान बनाइएगा, और डिफेंस पर और जो सबसे महत्वपूर्ण था कि वो वीटो पावर वो गवर्नर जनरल के पास रहेगा। यानी कि अंग्रेज अपने हाथ से सेना की शक्ति को नहीं खोना चाहते थे और संविधान बनाने के लिए वेट करिए, जब हम लोग युद्ध से निकल आएंगे उसके बाद हम लोग करेंगे। तो ये उनकी बात थी, लेकिन साथ उन्होंने एक क्लॉज में जोड़ दिया और वही बात सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। और वो क्लॉज ये है कि भारत में जब तक मुसलमान संतुष्ट ना हो, मुसलमानों को के मन में अगर जब तक भय रहेगा तब तक हम लोग
ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये उन्होंने एक क्लॉज दिया उसमें कि मुस्लिम नेतृत्व जो है वो इसके लिए तैयार होगा, तभी हम जो है वो सारी चीजें ट्रांसफर करेंगे। और ये जो चीज है इसी ने पाकिस्तान को एक तरह से बनने के लिए भूमि तैयार कर दी। अब वो जो पॉइंट है कि हम जब भी बात करेंगे तो मुस्लिम नेतृत्व जो है उसको जब तक ओके नहीं करेगा तब तक हम लोग जो है उसको नहीं मानेंगे। अब इसी बात को लेकर के जिन्ना चिपक गए। जिन्ना उसके बाद कुछ नहीं करते, हर बात में वो कहते हैं कि आपने कहा था 40 में कि जब तक मुसलमानों की स्वीकृति नहीं होगी हम नहीं मानेंगे। और ये जो चीज है अंग्रेजों की, जो 40 में उन्होंने उनको दे दिया, अब उस 40 में देने के बाद अब जो है पूरी राजनीति जो है वो बदल चुकी थी, क्योंकि अब हर चीज के पीछे अब मुसलमान मुसलमान ये बात आने लगी। ये 1940 में अंग्रेजों ने ये चाल खेली और इसी के कारण जो है बाद में परिस्थितियां खराब होनी शुरू हुई। गांधी क्या कर रहे थे? गांधी विश्व युद्ध के खिलाफ थे और वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस विश्व युद्ध में भाग ले। लेकिन जो रियलिस्टिक लोग थे, जो यथार्थवादी लोग थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये सभी लोग ज्यादा प्रैक्टिकल थे। उनको ये लगता था कि इस समय अगर हम एकदम निरपेक्ष होकर के युद्ध का विरोध करेंगे तो शायद हमारे लिए ठीक बात नहीं है। इस कारण से ध्यान रखना पड़ेगा कि गांधी के साथ कांग्रेस नेतृत्व के बीच में एक दूरी बनती है और कांग्रेस एक तरह से गांधी के जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध जाकर के सरकार के साथ समझौता करने की कोशिश करती है। गांधी के पास कांग्रेस का नैतिक समर्थन है, कांग्रेस की लॉयल्टी है, लेकिन जब हम उस डिबेट को में जाते हैं, जब बात आती है कि कांग्रेस क्या करेगी, वो कहते थे कि युद्ध नहीं करेंगे। और अगर आप हिटलर को जो चिट्ठी लिखी थी जिस वक्त गांधी ने, वो 22 जुलाई 1940, इस चिट्ठी को पढ़िए। गांधी की जो कांग्रेस के एंट्री को, सेंट्रल काउंसिल में एंट्री को के बारे में लिखा है उसको पढ़िए तो आपको लगेगा कि गांधी एक तरह से सोच रहे हैं और कांग्रेस दूसरे तरह से सोच रही है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और जोड़ दूं, वो ये हुआ कि अब कांग्रेस करे तो करे क्या? कांग्रेस सरकार के साथ भी नहीं है। कांग्रेस ये जो काउंसिल बन रही है उसमें रहे कि ना रहे, कांग्रेस को नहीं रहना है ये गांधी कह रहे हैं। और कुछ लोग थे जो ये मानते थे कि कांग्रेस को रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सरकार में नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। उसी समय एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान पता नहीं किस मजबूरी में कम जाता है। अंबेडकर जैसे लोग उस वक्त ये सोचते हैं कि सरकार में जाकर के सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की जरूरत है। और इस कारण से आप देखिएगा कि अंबेडकर और गांधी के बीच में सैद्धांतिक एक मतभेद है और कांग्रेस और अंबेडकर की नीतियों में यहाँ अंतर है। और इसीलिए जब हम 42 के आसपास पहुंचेंगे तो जब ये बात आई कि जुलाई में 42 में कि भारत में ये आंदोलन शुरू होगा जिसको हम लोग क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कहते हैं, वो एक्चुअली 9 अगस्त का 8 अगस्त का मामला नहीं है, वो 14 जुलाई का मामला है। उसके बाद तो बस तैयारी थी कि कब होगा कैसे होगा। तो उस वक्त अंबेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये बूढ़े आदमी जो है ये बड़ी जल्दबाजी में है और एक मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रहे हैं, और उन्होंने बड़ी कड़े शब्दों में निंदा की। लेकिन इसके लिए अंबेडकर को ब्लेम करना ठीक नहीं है। सिर्फ अंबेडकर नहीं थे, आजाद भी थे, नेहरू भी थे और राजगोपालाचारी सबसे अधिक थे। यानी गांधी जो है कांग्रेस की नीतियों से अलग थलग है। और यहाँ अंबेडकर ही क्रिटिकल नहीं है, नेहरू भी है और भी तमाम लोग। ये जो गांधी की स्थिति बनी 40 के बाद, क्योंकि वो उनकी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय उनकी जो नीति थी, वो उस नीति के कारण गांधी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा देखने के कि अब हमको आगे क्या करना होगा। वो देखना चाहते थे, थोड़ा उन्होंने इंतजार करना शुरू किया। अब ध्यान रहे कि अभी तक सुभाष बोस भारत में है, जनता के बीच में जाकर के लड़ने की बात कहने वाले सुभाष उस वक्त भी थे और लगातार यहां वहां घूम रहे हैं। नागपुर जा रहे हैं,
पंजाब जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, गोरखपुर भी गए थे, पटना जा रहे हैं, सब जगह जा रहे थे और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको आंदोलन करना है, हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए, कांग्रेस को आंदोलन में उतरना चाहिए। तो उस वक्त ये बनी बात कि हम लोगों को एक प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो इंडिविजुअल सत्याग्रह होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा वो सत्याग्रह आप जानते हैं, उसकी डिटेल्स मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उस समय गांधी के ऊपर दबाव बनाया गया कि इस तरह का सत्याग्रह आप क्यों कर रहे हैं, जिसमें कि एक आदमी जाता है और सबको खबर कर देता है कि आज मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खिलाफ भाषण दूंगा, पुलिस के इंफॉर्मेशन होती कि 4 बजे मैं जाऊंगा और जाकर के वो कुछ बोलना शुरू करता है और पुलिस आती है और पकड़ के उसको जेल में बंद कर देती। इसी तरह से चलने लगा, रविवार को नहीं करेंगे, छुट्टी के दिन नहीं करेंगे, सुबह के टाइम में नहीं करेंगे, ये सब चलने लगा। तो इसका कोई बहुत अच्छा असर उस वक्त नहीं पड़ रहा था। ये गांधी उस वक्त आंदोलन कर भी रहे हैं लेकिन दबाव बन नहीं रहा है, और इसके कारण कांग्रेस के साथ जो जो युवा वर्ग था, गांधी के साथ युवा वर्ग जो जुड़े हुए थे, उन लोगों ने महसूस किया कि गांधी अब उनको राजनीतिक रूप से सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और उस समय जो बात गौर करने की है वो 41 में एक और घटना घटती है। 41 में ये होता है कि 41 के बीचों बीच समझिए जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण कर दिया और दिसंबर में जापान ने सिंगापुर की ओर बढ़ना शुरू किया और 15 फरवरी तक सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। ये 2 बड़ी घटनाएं हैं जिसने कि पूरी हमारी राजनीति को पलट करके रख दिया। और यही वो समय है जिसमें फरवरी में, ध्यान रखिएगा, फरवरी 1941 में, यानी 2 साल भारत में सुभाष चंद्र बोस रहे, कोशिश करते रहे कि आंदोलन हो, जनता के बीच में जाए कांग्रेस, गांधी से गुहार लगाते रहे। 41 के जून उन्होंने गांधी को एक बहुत ही इमोशनल एक चिट्ठी लिखी है कि हमारे लिए क्यों जरूरी है जनता के बीच में जाना और जनता को लेकर के मैदान में उतरना, ये उन्होंने कहा था। और इसके बीच में एक और चीज हो रही है कि 42 की जनवरी में स्थिति ऐसी हो गई है, जनवरी फरवरी में, कि अब लग रहा है कि अब आंदोलन अगर नहीं शुरू किया गया तो जनता उबल पड़ेगी। इसके कई कारण थे। इसका एक बड़ा कारण ये था कि उस वक्त एक हिंदू राजनीतिक शक्ति उभर रही है और ये हिंदू राजनीतिक शक्ति कांग्रेस के बाहर उभर रही है। और उससे भी खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मुस्लिम नेतृत्व जो है वो उस वक्त पूरे दबाव बनाने की स्थिति में आ चुकी है। अब हिंदू और मुस्लिम 2 राजनीतिक मोर्चे खुल गए हैं और कांग्रेस जो है उस वक्त लगभग मूक दर्शक की स्थिति में आ गई है। कांग्रेस क्या करे? 42 में हिंदू महासभा ने सावरकर के नेतृत्व में 1 मार्च को एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट इसमें भुलाने योग्य नहीं है, क्योंकि अब जो है संकट दूसरे तरह का हो गया है। अब संकट क्या है कि जापानीज आ चुके हैं दरवाजे तक। 42 की फरवरी में सिंगापुर कब्जा होता है और फिर वो रंगून की तरफ आए हैं और पूरे भारत में खलबली मची हुई है। अब क्या होगा? हिंदू महासभा ने सावरकर के नेतृत्व में स्टेटमेंट दिया 1 मार्च को कि हम लोग सरकार का समर्थन करने को तैयार हैं, युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हैं, और युद्ध में शामिल इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अभी हमको जरूरत है लड़ने की। अब लड़ने की बात वो विदेशियों के साथ भी कर रहे हैं, यानी विदेशी मतलब जो आक्रांता है जापान, उसके खिलाफ भी कर रहे हैं, और समझने वाले ये भी समझ रहे हैं कि ये जो मुस्लिम नेतृत्व है उसके खिलाफ भी लड़ने की बात हो रही है। और एक अनकहा सत्य ये है, और ये बात खुल के तब आती है जब हम रिपोर्ट देखते हैं। उस वक्त की रिपोर्ट भी बड़ी दिलचस्प है और ये मार्च 1942 की रिपोर्ट है। मार्च 4 और 11 के बीच में 1942 में
दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हुए हैं। वो 4 मार्च का जो कम्युनिकेशन है वो है रूजवेल्ट की तरफ से, क्योंकि यहां जबरदस्त तनाव पैदा हो चुका है पूर्वी हिस्से में। रंगून से बंगाली लोग और भारतीय लोग भाग भाग करके पैदल जो है जान बचा करके इसी तरह से कलकत्ता पहुंच रहे हैं। और वो कहानी भी बड़ी लोमहर्षक, बहुत अद्भुत कहानी है। वो भाग रहे हैं वहां से जान बचा बचा करके। अब आए जापानी, अब आए जापानी, ये स्थिति हो गई है। और उस स्थिति में चांग काई शेक जब आए थे भारत, अमेरिका के कहने पर चांग काई शेक आते हैं 25 फरवरी को कलकत्ता में, मिलते हैं गांधी से और कहते अपनी पत्नी के साथ आए थे और बड़ी जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट वो बातचीत हुई। उसकी उनकी एक रिपोर्ट है रूजवेल्ट, वो चिट्ठी है, केबल है, उसमें उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी भयावह है कि कुछ भी हो सकता है। ये 25 फरवरी को चांग काई शेक रिपोर्ट करते हैं रूजवेल्ट को। 4 मार्च को रूजवेल्ट चिट्ठी लिखते हैं, केबल करते हैं चर्चिल को कि स्थिति इतनी भयानक है कि आप तुरंत कोई एक्शन लीजिए, तुरंत भारत को एक साथ आकर के लड़ना पड़ेगा। और अगर आपको भारत का समर्थन नहीं मिलेगा तो अगर वो हम हार गए उस फ्रंट पे तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। जापान आगे बढ़ जाएगा, भारत उनके कब्जे में हो जाएगा, फिर हमारे लिए युद्ध को जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके बाद चर्चिल का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। चर्चिल कहते हैं कि हम कांग्रेस की बात कैसे मान लें। कांग्रेस कह रही है कि हमारे हाथ में सत्ता दे दो, कांग्रेस कह रही है कि हमारे हाथ में सत्ता दे दो। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस को हम क्यों सत्ता दे दें? वो कहते हैं कि मिलिट्री में 75%, रिमेंबर, ये 75% जो है वो मुसलमान हैं। ये स्टेटमेंट है चर्चिल का। इतिहास की किताबों में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं। 75% जो इंडियन आर्मी है वो मुसलमानों की है, और जो 25% है उसमें भी 12% से ज्यादा वो जो है कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 12% जो मिलिट्री है वो कांग्रेस के साथ है। हम कैसे दे दें उनको? 10 करोड़ मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं है, हम कैसे दे दें सारा शासन इनको? ये मांग रहे हैं कि हमको पूरा शासन दे दो। क्यों दे दे और कैसे दे दें? इसके उत्तर में रूजवेल्ट ने कहा कि अगर शासन नहीं दे सकते हैं तो टेम्पररी डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पर आप भारतीयों का समर्थन लेकर के आइए, वरना बड़ी कठिन स्थिति है। हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो कह रही है कि हमारे लिए भारत में भारतीयों का समर्थन बहुत ही जरूरी है। और 11 तारीख को वो चिट्ठी आती है और 12 तारीख को चर्चिल अनाउंस करते हैं कि क्रिप्स मिशन को हम लोग भेजेंगे। उसके बाद क्रिप्स आए हैं। ये क्रिप्स यूं ही नहीं आए हैं, क्रिप्स आए हैं रूजवेल्ट के दबाव से, क्योंकि तो उस वक्त ये जरूरी हो गया कि हमको किसी भी कीमत पर चाहिए भारतीयों का समर्थन मार्च में। और यहां से गांधी की फिर से एंट्री होती है, एकदम जिसको कहते हैं फोकस गांधी पर फिर से आता है। और 24 मई 42 में गांधी का एक स्टेटमेंट आता है, और मैं स्टेटमेंट चाहता हूं कि आप लोग सुने। और 1942 पर बात करने के पहले जरा इस बात को ध्यान में रखने की कोशिश करें कि गांधी जैसा व्यक्ति ये कैसे कह सकता है। 24 मई 1942, लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड, इन कॉमन पार्लेंस टू एनार्की, एंड दैट एनार्की may lead to internecine warfare for a time or to unrestrained dacoities. From these a true India will rise in place of a false one we see. I have not asked the British to hand over India to the Congress or to the Hindus. Let them entrust India to God, or in modern parlance to anarchy. Then all the parties will fight one another like dogs, or will, when real responsibility faces them, come to a reasonable agreement. I shall expect non-violence to arise out of that chaos. ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि आप यहां से जाओ, आप यहां से जाओ, आप जाओ यहां से, हम लोगों को कुत्तों की तरह लड़ने के लिए छोड़ दो। इसी स्टेटमेंट को एक दूसरे तरीके से बदल करके मेघनाथ देसाई ने
एक जगह कोट किया है, मैंने सुना है कि गांधी ने इतनी बड़ी बात मई में कही कैसे। ये ब्लड बाथ की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग आपस में कुत्तों की तरह लड़ लेंगे, लेकिन इसके बीच में से रियल इंडिया इमर्ज करेगा। ये गांधी मई में कह रहे हैं। और उसके बीच देखिए, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कोई भी गांधीवादी कहीं से भी कोट नहीं करना चाहता है। और वो चाहता है कि गांधी का एक संत रूप उपस्थित रहे, गुरु थे, महात्मा थे, कबीरदास थे टाइप के, इस तरह की बात चलती रहे। गांधी का जो ये एक रियलाइजेशन है मई में, ये रियलाइजेशन बताता है कि गांधी उस स्थिति में इतने डेस्परेट क्यों हो जा रहे हैं। डेस्परेशन का एक कारण है, कारण ये है कि मुसलमान उधर से दबाव बना रहे हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस पाकिस्तान चाहिए, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको बस पाकिस्तान चाहिए। और ये बात कोई ये मानने को तैयार नहीं होता है कि गांधी पर सबसे अधिक अगर किसी ने दबाव बनाया है, और गांधी जहां सबसे कमजोर हुए थे वो हुए थे मुसलमानों के एटीट्यूड से। गांधी ने क्या नहीं किया मुसलमानों को हिंदुओं के साथ जोड़ने के लिए, हर तरह से समझौते किए, हर तरह से हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए उन्होंने कोशिश की। और ये शुरुआत हो चुकी है खिलाफत मूवमेंट के समय से। हिंदी उर्दू प्रश्न पर भी वो हिंदुस्तानी जैसी आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए एक सीमा से बाहर तक चले गए, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि मुस्लिम लीग जैसे पार्टी के साथ इस तरह से चली जाएगी। कांग्रेसियों को ये गुमान था कि संगठन हमारे पास है, जनता हमारे साथ है, मुस्लिम लीग क्या कर लेगी, जस्ट ये थोड़े समय का मामला है, इनके पास तो कोई संगठन है नहीं, और जब संगठन नहीं है तो ये हमारे ऊपर कितना दबाव बनाए रख सकते, नहीं दबाव बनाए रख सकेंगे, अंततः हम जीत जाएंगे और ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे। उनको ये अंदाजा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पर एक भयंकर मोबिलाइजेशन इस देश में पॉसिबल उस वक्त हो गया, और यही गांधी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। और जैसे ही मुसलमानों ने गांधी के पीछे खड़े होने से इनकार कर दिया, गांधी की शक्ति आधी से भी कम हो गई, मैनिपुलेशन पॉइंट जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अब ऐसी स्थिति में जब ये गांधी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया तो हमारे बिरला जी बहुत चिंतित हो गए, पूंजीपतियों के में खलबली मच गई। अब वो कहे कि अब क्या होगा, अब तो ये तो कांग्रेस अगर जनता के बीच में चली गई और आंदोलन शुरू हो गया तब क्या होगा। इस बीच में दो तीन और घटनाएं घट गई हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में रखने की। अच्छा नवीन जी, मेरे पास कितना समय है आप ये मुझे बताएं, क्योंकि कहानी, क्षमा कीजिएगा मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। 10 मिनट और सर। ओके थैंक यू, 10 मिनट काफी है। तो अब गांधी के मन में क्या है, गांधी के मन में क्या है, अब ये बात जानने के लिए बिरला जी ने बहुत कोशिश की। उन्होंने महादेव देसाई को पकड़ा और पूछा कि गांधी क्या सोच रहे हैं। गांधी की एक चिट्ठी है बिरला जी के नाम पर, उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि मैंने तैयारी कर ली है, निर्णायक युद्ध की तैयारी कर ली है। और ये वाक्य जो है ये बड़े इंटरेस्टिंग है, और इस वाक्य को मैं कोट इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको अंदाजा हो कि ये मैं अपनी तरफ से अनुवाद करके नहीं बोल रहा हूं। ये वाक्य है, माई माइंड इज मेड अप, माई प्लान्स फॉर द कमिंग स्ट्रगल आर नियरिंग कंप्लीशन, आई एम ओनली वेटिंग फॉर द वर्किंग कमिटी मीटिंग, आई हैव मेड माई प्रिपरेशन, आई हैव मेड माई माइंड, आई हैव मेड माई प्रिपरेशन। अब यहां पर स्थिति आजाद के लिए बड़ी कठिन हो गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या किया जाए, वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो रेजोल्यूशन लेने के लिए जब बात आई तो वहां दो लाइन थी, दो लाइन ऑफ थॉट है, एक है गांधी का थॉट और एक है जवाहरलाल नेहरू। गांधी का कहना था कि हमको अंग्रेजों को तुरंत यहां से निकलने के लिए कहना चाहिए, तुरंत निकलो यहां से। और एक जो ड्राफ्ट है, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है, उसमें उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजों की कुव्वत नहीं है कि वो जापान का मुकाबला कर सके। और दूसरी लाइन है कि जापान भारत पर आक्रमण इसलिए कर रहा है क्योंकि अंग्रेज भारत में है, अंग्रेज अगर यहां से चले जाएंगे तो जापान के साथ भारत के युद्ध होने की कोई संभावना नहीं। ये दो कैलकुलेशन, अंग्रेज तुम जाओ, जापान हमारे ऊपर आक्रमण करेगा या नहीं करेगा हम लोग देख लेंगे।
इसी भावना से महात्मा गांधी ने ये बात कही थी और यही उनका रेजोल्यूशन है। अब आजाद जो है इस रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद अगले दिन आजाद आते हैं और कहते हैं कि हम अपना उसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं। सबने कहा कि अब क्या होगा, अब तो बात हो गई है। आजाद ने कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर हम रिजाइन कर देंगे, आपको मानना पड़ेगा। अब आजाद जो है मुस्लिम नेता थे और उधर से मुस्लिम लीग का दबाव बन रहा था। ऐसे में अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट मुसलमान अगर इस्तीफा दे दे तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस की छवि को धक्का लगता है। इसीलिए उस समय लोगों में बातचीत होने लगी क्या किया जाए। इसी बीच में जवाहरलाल नेहरू ने और गोविंद बल्लभ पंत ने ये निर्णय लिया कि नहीं, उनको रेजोल्यूशन को रीड्राफ्ट करना चाहिए। और ये संभवतः नेहरू और आजाद और गोविंद बल्लभ पंत की मिली-जुली बात थी। और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि हम लोग अंग्रेजों को जाने के लिए कहेंगे, लेकिन उसमें से ये क्लॉज हटा लिया गया कि अंग्रेज यहां से तुरंत जाएं। और यही वो बात है जिसके कारण अंग्रेज यहां भारत में रह सकते हैं और जापानी मुकाबले में भारत के लोग अंग्रेजों के साथ रहेंगे। इसको कांग्रेस ने मोहर लगाई और वो ओरिजिनल रेजोल्यूशन नहीं था। वो रेजोल्यूशन नेहरू और गांधी के रेजोल्यूशन का एक तरह से सिंथेसिस कह लीजिए है। और ये बात इतिहास में डिस्कस कम की जाती है। ये वो क्रूशियल पॉइंट है जिस पर हम लोगों को अभी इस समय 1942 के संदर्भ में बात करनी चाहिए। यहां हमको ये बात सोचनी चाहिए कि क्या सचमुच ऐसी स्थिति थी कि अंग्रेज यहां से चले जाते, गांधी के कहने से चले जाते क्या, या कि जवाहरलाल नेहरू की बात बहुत अच्छी थी और बहुत सही थी कि जापानियों का मुकाबला हम कैसे करेंगे, जापानियों का मुकाबला कैसे करेंगे, अगर फौज नहीं रहेगी तो हम मुकाबला कैसे करेंगे। तो गांधी का कहना था कि जापानी हमला करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। और क्यों करेंगे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि शांति भंग होती है अगर जापानी भारत पर आक्रमण करते हैं अंग्रेज चले जाने के बाद, ऐसा वो नहीं करेंगे। गांधी ने एक दूसरा कैलकुलेशन किया। वो ये कहा उन्होंने कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उनको ये अंदाजा था कि जैसे ही आंदोलन शुरू होगा अंग्रेज तुरंत हमारी बात मान लेंगे। यही उनको अंदाजा था कि अंग्रेज जो हैं दमन नहीं करेंगे, और दमन नहीं करेंगे इसके पीछे उन्होंने ये बात पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस में बहुत क्लियर उभर करके आई है कि गांधी का ये दृढ़ विश्वास था कि जब भारत के लोग इस समय उठ खड़े होंगे अंग्रेजों के खिलाफ में, तो अंग्रेज लोग दमन करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। इसका अंदाजा तब होता है जब हम लोग उस तरह के डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन करते हैं जो अंग्रेज की गवर्नमेंट ने उस वक्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 1942 का जो डॉक्यूमेंट निकाला है, उसमें इन सब चीजों के बारे में तफसील से बात है। ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट्स में है। गांधी ने यह अंदाजा किया था कि हम लोगों को युद्ध नहीं करना होगा। उस तरह से गांधी ने यह अंदाजा लगाया था कि भारत के लोग जैसे ही जगेंगे, और एक तरह से वो कह रहे थे कि भारत के लोग जब आंदोलन में उतरेंगे तो वैसे नहीं उतरेंगे कि गए और सामने खड़े हो गए, और जैसा उन्होंने पुलिस ने कहा वैसा हम लोग करने को तैयार हो गए। वो सोचते थे कि पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं है इतने बड़े जनसमूह को जेल में बंद करके रखना, संभव नहीं। जनता जग चुकी है, जनता में आक्रोश भयंकर हो चुका है, अंग्रेज दमन नहीं करेंगे। लेकिन ये जो उनकी जो धारणा थी वो इस विश्वास पर थी कि जनता उनकी बात सुनेगी। और हुआ ये कि जब 8 अगस्त को अंग्रेजों ने लोगों को, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद जनता के बीच में जो इतना आक्रोश 3 वर्षों से संचित था, ये 3 वर्षों से जनता खौल रही थी, उस 3 वर्ष के गुस्से का इजहार हो गया। और वो जो जनता का क्रोध फूटा और तोड़फोड़ शुरू हुई, तो वो कहानी कुछ और ही हो गई।
1942 का जो ये मूवमेंट है वो गांधी के नाम पर आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन पर गांधी के मूल्य का नियंत्रण नहीं था। गांधी जिस मूल्य को लेकर के राजनीति करते रहे थे, उस मूल्य का नियंत्रण नहीं था। गांधी राष्ट्रीय छवि गांधी की जो ऐसी थी, गांधी के नाम पर लोग प्राण दे सकते थे और इसके सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं। गांधी लगभग दैविक शक्ति के व्यक्ति थे। अगर हम उस शब्दावली में बात करें, उनके उनके प्रति श्रद्धा कितनी अद्भुत ढंग, पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्तित्व इस तरह से हमारे पास नहीं है। लेकिन राजनैतिक मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो इस आंदोलन का कोई भी मूल्यांकन आप करिएगा तो आप पाइएगा कि जनता में एक किस्म का एक तीव्र आक्रोश है, जो आक्रोश दमन के कारण और भारतीय जनता की आकांक्षाओं के दमन के कारण कई वर्षों से धीरे धीरे पक रहा था, बन रहा था, और 42 में उसको एक आउटलेट मिला और उसके बाद जो है भयानक रूप से वहां पर एक विस्फोट हो गया। और वो विस्फोट इतना भयानक हुआ, लेकिन अंग्रेज इसके लिए तैयार थे। और यहीं पर गांधी की राजनीति जो है वो हमारे लिए बहुत प्रभावी नहीं रह जाती। गांधी 1942 तक ही राजनीतिक रूप से सचमुच शक्तिशाली रहे, ध्यान रखिएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि गांधी 1942 के आंदोलन के बाद वो गांधी नहीं रहे जो गांधी वो 1939 तक थे। अब गांधी की जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब पड़ रही है जब हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा हो रहा है, उनको श्रद्धा अर्पित करने के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस में गांधी लगभग एक ऐसी उपस्थिति हो गए, अब सुविधाजनक उपस्थिति हो गए। गांधी के प्रति लोगों के मन में आदर जनता के बीच में हमेशा रहा, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस में गांधी के लिए गांधी की उपस्थिति एक खास किस्म की उपस्थिति हुई, जैसे कि एक बुजुर्ग की घर में हो जाती है। और इस कारण से मुझे लगता है कि 1942 में ये जो विस्फोट हुआ और फिर उसका जो जबरदस्त दमन हुआ, और जिसकी चर्चा सबसे अधिक इतिहास की किताबों में नहीं, एक उपन्यास में हुआ है, जिसका जिक्र मैं बार बार इन दिनों कर रहा हूं। यशपाल का उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात हो सकता है उसका टाइटल, आप ठीक कर लीजिएगा। और एक पुस्तक है भगवती चंद्र वर्मा की। मैं इन दिनों इतिहास की आलोचना में भी पॉलिटिकल नॉवेल्स का जिक्र करता हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मुझे मिल रही हैं जिसको इतिहास की पुस्तकों में यथोचित स्थान नहीं मिल पाता है। भगवती चंद्र वर्मा की किताब है सीधी सच्ची बातें। उस किताब में भी इसका इतना सुंदर वर्णन किया गया है और बताया गया है कि जनता के बीच में इस तरह से एक खास किस्म का तनाव पैदा हुआ, और 1942 में उस जो विस्फोट होता है वो एक कल्मिनेटिंग पॉइंट था, क्यूमुलेटिव इफेक्ट था, जो जनता के बीच में 1936 के बाद से किसान आंदोलन के कारण और तमाम अन्य आंदोलनों के कारण धीरे धीरे जनता के बीच में वो जो क्रोध, आक्रोश और शक्ति पैदा हुई थी, उसको 42 में प्रकट किया गया। और आप देखिएगा कि 1942 के आंदोलन के शुरू होने के कुछ ही दिन बाद गांधी का जो स्टेटमेंट आता है, कांग्रेस की लीडरशिप का स्टेटमेंट जो आता है, ऐसा लगता है कि वो लोग कांग्रेस इसको अपना मूवमेंट बता ही नहीं रहे हैं। ये बात अलग है कि 45 के बाद फिर से कांग्रेस ने 1942 के आंदोलन को कहा कि ये हमारा ही आंदोलन था, लेकिन इसके बीच का एक टाइम है जब ऐसा लगता है कि 1942 के आंदोलन के प्रति कांग्रेस का जो नेतृत्व का जो था अप्रोच था, ये आंदोलन जो है ये हिंसक हो गया, ये हमारा आंदोलन नहीं है। तो मित्रों, मैंने ये बातें इसलिए आपके सामने रखी, मुझे मालूम है कि जब भी हम 1942 के या किसी भी संदर्भ की बात करते हैं तो हमारे पास पहले से बने हुए कुछ खाके होते हैं और हम चाहते हैं कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन अप्रिय काम इतिहासकारों को करना होगा, क्योंकि इतिहास का नया फ्रेमवर्क बनना चाहिए।
इतिहास के सत्य को सामने रखने का जोखिम अगर इतिहासकार नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब है कि इतिहासकार अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है। और आप लोग इतिहासकारों को इन असुविधाजनक तथ्यों को सामने रखने का योग बना रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवाल आधे अधूरे ढंग से, समय के अभाव में या जिस भी कारण से मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी स्पिरिट को समझा जाए। गांधी के प्रति चरम श्रद्धाशील गांधी को मैं कह रहा हूं कि मैं सबसे इतिहास के सबसे बड़े नायकों में से मानता हूं। मैं राहुल सांकृत्यायन की उस बात को दोहराना चाहता हूँ। 1942 के संदर्भ में भी संयोग से उन्होंने ये बात कही थी। उस वक्त वो घूमे थे और उन्होंने कहा था कि काश हमारे पास नेतृत्व होता जो जनता की शक्ति का जो ये जागरण हुआ है इसको क्रांति की तरफ ले जाता। राहुल सांकृत्यायन का ये कथन है और ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जयप्रकाश नारायण ने भी एक बार इस संदर्भ में कहा है कि हिंसा अहिंसा की बात करते हो, जो आदमी इस हिंसा को रोक सकता था, ब्रेक लगा सकता था, उस आदमी को तो तुमने जेल में बंद कर दिया है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो हिंसा की है ये हमारी नहीं है। हम आजाद दस्ता के जो लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र का एक मैंने भाषण सुना, वहां भी मैंने इसका उल्लेख देखा। हम लोगों को अभी 40 के दशक को फिर से दोबारा देखना है और तब जाकर के 1942 के आंदोलन के बारे में हमारी जो धारणा है वो स्पष्ट हो सकेगी। काश मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं आपको बलदेव नारायण और एक बंगला की फिल्म है 1942 उसकी कथा आपके सामने रख पाता। जो बात मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। अब ये बात अलग है कि इस बात को कहने के बाद जो छवियां हैं वो कहीं टार्निश तो नहीं हो रही हैं, लेकिन जैसा कि हमारे मित्र ने शुरू में ही कहा था कि हर युग में पर्सनालिटीज होती हैं, वैल्यूज होती हैं और उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। इतिहासकार का काम उस कॉन्टेक्स्ट की डिटेल्स को आपके सामने टेबल पर रखना है और निर्णय तो सबके अपने अपने निष्कर्ष अपने अपने हो सकते हैं। मुझे मौका दिया आपने, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।